We all are celebrating थलापति विजय's glorious and tremendous success in politics and मैं इसमें कोई बुराई भी नहीं मानता, क्यों ना करे। पर मैं पर्सनली इस पूरी चीज को लेकर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी रखता हूँ जो कि थोड़ा ब्रूटल है। What if I tell you कि थलापति विजय is actually planning to go into politics from 2013 and आज जो तुम थलापति विजय की पॉलिटिकल सक्सेस देख रहे हो वो सोची समझी प्री प्लान्ड सक्सेस है और नहीं ये कोई थलापति विजय की PR टीम के द्वारा क्रिएट की गई उनकी पॉलिटिकल सक्सेस नहीं है। इसके पीछे खुद थलापति विजय की ही प्लानिंग है। एक्चुअली ही इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। मतलब डू यू रियली थिंक कि 2024 में विजय सुबह ऐसे ही उठे होंगे और एकदम से सोचा होगा कि आज मौसम अच्छा है, थोड़ा पॉलिटिशियन बना जाए? नो राइट। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो ही बना देते हैं क्योंकि और कुछ तो करने को है नहीं मुझे। तो आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा कि कैसे 2013 के बाद से अब तक जितनी भी थलापति विजय की फिल्में आई हैं वो एक सीक्रेट कैंपेन है उनकी पॉलिटिकल इमेज के लिए। और आज ये जो थलापति विजय की इतनी बड़ी विनिंग हम देख रहे हैं तमिलनाडु में, उसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी फिल्मोग्राफी जो 2013 के बाद से उन्होंने एकदम से ही बदल दी, उसका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। एंड हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात कि इस वीडियो को मैंने एक स्टोरी फॉर्मेट में रखा है, तो बस इतनी बात थी। एंजॉय। तो ब्रो, कहानी शुरू होती है 2013 से, जहां पर मिस्टर विजय की एक फिल्म रिलीज होने वाली थी कॉल्ड थलाइवा। उसका पोस्टर रिलीज होता है। देखो बाकी सब तो ठीक था लेकिन उसके ऊपर एक टैगलाइन थी, टाइम टू लीड। और उस वक्त तमिलनाडु में AIADMK की सरकार थी, यानी कि जयललिता की सरकार थी। ये जो टैगलाइन है ना, टाइम टू लीड, इसको एक डायरेक्ट चैलेंज की तरह देखा गया गवर्नमेंट के द्वारा, मानो जैसे विजय उनको मॉक करने की कोशिश कर रहे हो। बस यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। फिल्म 9 अगस्त 2013 को रिलीज तो हुई पर दुनिया में यानी ओवरसीज में, नॉट इन हिज ओन स्टेट तमिलनाडु, वहां पर उसे बैन कर दिया गया। कई थिएटर ओनर्स को धमकी भी मिली कि अगर ये फिल्म लगाई तो हम थिएटर बॉम्ब से ही उड़ा देंगे। और सरकार ने सिक्योरिटी देने से भी मना कर दिया, ये कहकर कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आ सकती है। एंड फिर विजय ने सीएम जयललिता से मिलने की कोशिश की पर सैडली वो उनसे नहीं मिल पाए या फिर मिलने नहीं दिया गया। आखिर में विजय को एक वीडियो रिलीज करना पड़ा जिसमें वो काफी इमोशनल और हेल्पलेस दिख रहे थे, अपने फैंस से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए। और फिर तमिलनाडु में फिल्म रिलीज तो होती है पर उसकी ऑफिशियल रिलीज डेट के 11 दिन बाद 20 अगस्त को। अब भाई फिल्म का बजट था 45 करोड़ और वो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कर पाती है अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 करोड़। और इसी के साथ फिल्म अबव एवरेज साबित होती है बॉक्स ऑफिस पर। अब इस पूरी भसड़ से फिल्म के बिजनेस को तो नुकसान हुआ पर विजय की जो इमेज है पब्लिक में, वो एक विक्टिम की और एक वॉरियर जो सरकार के खिलाफ लड़ रहा है ऐसी बन गई। एंड फिर आई एम 99.999% श्योर कि तभी से विजय ने मन में ठाना होगा कि अच्छा बेटा मेरे साथ पॉलिटिक्स, अभी दिखाता हूँ मैं तुमको कि पॉलिटिक्स कहते हैं किसको है, दिखाता हूँ कि असली पॉलिटिक्स होती क्या है। तो यहाँ पर 2013 के बाद से उनकी अभी तक की जितनी भी फिल्में आई है ना, उनके अंदर उनको एक लीडर के तौर पर ही सेटअप किया जा रहा है तमिलनाडु की जनता के सामने। अब तुम इसको मैनिपुलेशन बोलो या फिर विजय का मास्टर प्लान, ये तुम्हारे ऊपर है। अभी हम बात करते हैं एकदम डिटेल में उनकी अभी तक की सारी फिल्मों के बारे में जो कि 2013 के बाद रिलीज हुई हैं। देखो इन सारी फिल्मों को मैंने अपने बचपन में हिंदी डब में देखा है और अब जब मैं उन फिल्मों के बारे में सोचता हूँ तो सोचते ही मुझे नजर आती है विजय की एक अच्छी और एक मसीहा वाली इमेज। और काफी सोच कर मैंने यहाँ पर हर फिल्म में एक ऐसा मैसेज ढूंढा है जो कि वो यहाँ पर तमिलनाडु की जनता को देना चाहते हैं। तो 2013 के थलाइवा वाले कांड के बाद उनकी 2014 में जो अगली फिल्म रिलीज होती है उसका नाम है जिल्ला, जिसको कि तुम पुलिस वाला गुंडा के नाम से अच्छी तरीके से जानते होंगे। और इसमें उन्होंने एक ऐसे गुंडे का रोल प्ले किया था, एक ऐसे गुंडे बाप के गुंडे बेटे का रोल प्ले किया था जो कि अपने बाप के कहने से ही पुलिस में जाता है और एक पुलिस ऑफिसर बनता है और उसका एक पूरा रिडेम्पशन आर्क हमें दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो एक अच्छा पुलिस वाला बनता है एंड अपने ही करप्ट पिता के खिलाफ खड़ा होता है। एंड यू नो कि यहाँ पर पिता का रोल, विजय के पिता का रोल मोहनलाल ने किया था। और इसका ओवरऑल मैसेज क्या था कि सिस्टम को सुधारने के लिए जो अपने विजय हैं वो अपनों से भी लड़ सकते हैं। और फिर उसी साल 2014 में ही उनकी मूवी रिलीज होती है कत्थी, जिसको कि भी तुमने यहाँ पर गोल्ड माइन के ऊपर देखा ही होगा हिंदी डब में। और वैसे इसका बैकग्राउंड म्यूजिक कितना फाड़ है और कितना वायरल भी है।
खैर, विजय ने यहाँ पर कॉर्पोरेट कंपनीज के खिलाफ इस मूवी के अंदर किसानों की लड़ाई लड़ी थी और इसका मैसेज भी एकदम ऐसा ही था कि हम किसानों के बिना कुछ नहीं है। और इस फिल्म ने यहाँ पर अर्बन से ज्यादा रूरल एरियाज में यहाँ पर विजय को पॉपुलर कर दिया था। बंदा लिटरली मूवी के अंदर किसानों के साथ कॉर्पोरेट कंपनीज के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। तो ऐसे सीन्स देखकर यहाँ पर जो किसान होंगे वो कैसे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। और फिर उसी साल 2015 में उनकी तीसरी मूवी रिलीज होती है यहाँ पर, ये पॉलिटिकल एरा वाली। लेकिन ये फिल्म उनकी बाकी सोशल मैसेज वाली फिल्मों से थोड़ी अलग थी। ये एक फैंटेसी ड्रामा फिल्म थी जो कि कुछ खास फिल्म नहीं थी, लेकिन बचपन में तो अपन को सब पसंद आता था। अब वैसे तो इस मूवी में कोई खास डायरेक्ट मैसेज तो नहीं था, लेकिन मैंने सोचा तो मुझे याद आया कि इस मूवी के अंदर भी तो वो एक मसीहा ही बने हैं जो कि अपनी प्रजा को बचाते हैं। और किससे बचाते हैं? एक क्रूर रानी से। एंड मैंने तुम्हें पहले बताया ही कि किसकी सरकार थी उस टाइम पर तमिलनाडु में। ओके, आई नो कि इस पॉइंट पर मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, ये ओवर थिंकिंग भी हो सकती है मेरी, पर जोक तो अच्छा था, है ना। और फिर अब आगे बढ़े तो 2016 में थलापति विजय कोलैब करते हैं फर्स्ट टाइम एटली के साथ। और अगर बात करें तो तमिल सिनेमा में ये ट्रेंड, ये सोशल मैसेज वाली फिल्मों का ट्रेंड लाने वाले जो डायरेक्टर है एस शंकर, उनके असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं एटली, जो कि यहाँ पर अपनी दूसरी फिल्म में यहाँ पर थलापति विजय के साथ काम करते हैं। और मूवी का नाम होता है थेरी, जिसको कि तुम थेरी के नाम से ही जानते होगे और आजकल के बच्चे इसको रवि गुप्ता के नाम से जानते हैं। और इसमें थलापति विजय बने होते हैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर जो अपनी बेटी और समाज की सभी बेटियों की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और इसका मैसेज भी यही था, वुमेन सेफ्टी। तो थलापति विजय ने यहाँ पर इस मुद्दे को भी कवर कर लिया। अब तक तो ऐसा लग रहा है कि जो जो भी प्रॉब्लम्स हमारे समाज में एग्जिस्ट करती है, उन प्रॉब्लम्स को लेकर यहाँ पर थलापति विजय अपनी मूवी के अंदर एक या तो सेगमेंट डाल देते हैं या फिर पूरी मूवी ही उसके अराउंड बना देते हैं। और ऐसी ही एक प्रॉब्लम है एजुकेशन माफिया की, जो कि यहाँ पर 2017 में उनकी एक मूवी रिलीज होती है भैरवा, जिसके अंदर वो इसको एड्रेस करते हैं और ये दिखाते हैं कि कैसे प्राइवेट कॉलेजेस में गरीब बच्चों का शोषण होता है। एंड एज ऑब्वियस इनका जो कैरेक्टर है भैरवा, वो यहाँ पर मूवी के अंदर इन बच्चों को न्याय दिलाता है। तो अब देखो, एजुकेशन माफिया टिक हो गया। अब यहाँ पर बारी आती है हॉस्पिटल माफिया की, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वो कैसे शोषण करते हैं जनता का, उसको दिखाने की बारी है अब। और इसी को लेकर उसी साल 2017 में ही उनकी मूवी रिलीज होती है मर्सेल। और इस मूवी में मेडिकल करप्शन के साथ साथ जीएसटी पर भी सवाल खड़े किए थे विजय ने। मूवी के अंदर ऐसे डायलॉग्स है एंड यू नो कि इसके द्वारा वो किसको टारगेट कर रहे हैं। और इसमें विजय ने 3 रोल्स किए थे, एक मैजिशियन, एक डॉक्टर और एक गांव का नेता। गांव का नेता फादर होता है और मैजिशियन और डॉक्टर उसके 2 जुड़वा बेटे। और इसका भी मैसेज यही था कि हेल्थ केयर हर इंसान का हक है, धंधा नहीं। ओके, फिर यहाँ पर 2018 में उनकी एक और मूवी रिलीज होती है जिसका तो नाम ही होता है सरकार। ये मूवी तुम उनका अनऑफिशियल पॉलिटिकल मैनिफेस्टो मान सकते हो। और इसमें उन्होंने सेक्शन 49P, जो कि यहाँ पर वोटिंग राइट्स के ऊपर है, उसको सेंटर में रखा था और यहाँ पर उसको लेकर अवेयरनेस फैलाई थी। और इसमें यही मैसेज दिया था कि जनता इंपॉर्टेंट है, जनता का वोट इंपॉर्टेंट है, उनका एक वोट सरकार गिरा सकता है या फिर सरकार बना भी सकता है। और अब उसके अगले साल 2019 में उनकी मूवी रिलीज होती है बिगिल, जो कि यहाँ पर उसके अंदर वो फुटबॉल कोच के रूप में दिखाई दिए थे और जिसमें कि उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात की थी। ऐसे कई सारे डायलॉग्स और ऐसे कई सारे सीन्स हैं जहां पर कि वो वुमेन को एम्पावर करते हैं। एंड हाँ, मूवी में यहाँ पर स्लम एरिया को भी हाईलाइट किया था कि जो गरीब है उनके पास भी हुनर है, बस मौके की तलाश है, जो कि उनको इस सिस्टम में मिलते नहीं है। और फिर 2021 में जब कोई भी अपनी मूवी को रिलीज करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, थलापति विजय अपनी मूवी रिलीज करते हैं मास्टर। और जो कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी ये उनका स्टारडम ही है कि वो मूवी 300 करोड़ प्लस कमा जाती है बॉक्स ऑफिस पर। और इस मूवी में वो ड्रग्स और यूथ के भटकाव पर स्पेशल फोकस रखते हैं। इस मूवी में विजय एक ऐसे प्रोफेसर का रोल प्ले करते हैं जो कि छोटे बच्चों को अपराध की दुनिया से निकालता है। और मूवी के फर्स्ट हाफ में वो जो पूरा कॉलेज वाला सेगमेंट आता है जहाँ पर कि विजय स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात करते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ पर अगर अच्छी पॉलिटिक्स सीखेंगे तभी बाहर जाकर एक बेहतर नेता बन पाएंगे। और इस मूवी में उनका ये जो प्रोफेसर जेडी वाला कैरेक्टर है वो यंग जनरेशन के बीच में काफी फेमस
फेमस हुआ है और अब भी यहाँ पर वो पॉप कल्चर के कई पॉपुलर कैरेक्टर्स में से एक है। भले ही तुमने नाम ना सुना हो, लेकिन एक ना एक मीम तो देखा ही होगा उसका। तो यहाँ पर इस मूवी के थ्रू जो यूथ्स है उनके बीच में भी अपनी तगड़ी फैन फॉलोइंग या फिर अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर दिया। और फिर हमें 2022 से लेकर 2024 तक में यहाँ पर जितनी भी फिल्में उनकी देखने को मिली, उसके अंदर भी हमें यही सेम पैटर्न देखने को मिलता है, लियो को छोड़कर। क्योंकि लियो एक प्योरली यहाँ पर लोकेश कनगराज की फिल्म थी, उसके अंदर मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि वहाँ पर वो पॉलिटिकल कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। पर बाकी सारी फिल्में कहीं ना कहीं यहाँ पर उनकी एक ओवर द टॉप लीडर वाली इमेज को पुश ही कर रही थी। जैसे कि यहाँ पर 2022 की मूवी बीस्ट, जिसमें कि वो एक रॉ एजेंट का रोल प्ले करते हैं, देशभक्त। और 2023 की वारिसू के अंदर यहाँ पर वो फैमिली वैल्यूज को प्रमोट करते हैं। और फिर 2024 में तो वो फ्लैक्सी करने लग जाते हैं। उनकी मूवी का नाम होता है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, गोट। अब देखो, कई ऐसी फिल्में हैं जिनमें कि अनइंटेंशनली भी ये सारी चीजें हो गई होंगी, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से इनकार कर देना कि नहीं, विजय अपनी फिल्मों के थ्रू अपनी पॉलिटिकल इमेज को क्रिएट ही नहीं कर रहे थे, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। लेकिन उनकी इतनी बड़ी पॉलिटिकल सक्सेस का पूरा क्रेडिट सिर्फ यहाँ पर उनकी ये फिल्मों वाली स्ट्रेटेजी को देना भी पूरी तरीके से सही नहीं होगा। उन्होंने तमिलनाडु में कई सेक्टर्स में ग्राउंड लेवल पर यहाँ पर लोगों की हेल्प की है और कई सारे सोशल वर्क्स भी किए हैं, जिसमें एजुकेशन सेक्टर में यहाँ पर विजय की सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन विजय मक्कल इलियाकम, सॉरी यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन अगर इधर उधर हुई हो तो, VMI, उसके द्वारा थलापति विजय पाइलागम एज ए एजुकेशन इनिशिएटिव लिया गया। इसका गोल ये था कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर रूरल एरियाज में रहते हैं उनको ये इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज है कि वो ट्यूशन फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसके चलते यहाँ पर उनकी इस ऑर्गेनाइजेशन ने उन एरियाज में फ्री ट्यूशन सेंटर्स खोले हैं ताकि गरीब बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके। और वैसे ही यहाँ पर कई सारी चीजें, जैसे गरीब बच्चों को बुक्स, यूनिफॉर्म्स और साइकिल्स डिस्ट्रीब्यूट करना, ये उनका रेगुलर फीचर है, ये करते रहते हैं वो। और ऐसे ही कुछ काम यहाँ पर इन्होंने ग्राउंड लेवल पर हेल्थ सेक्टर में भी किए हैं। और उनके जो फैन क्लब्स है वो रेगुलरली अन्नादानम यानी कि मुफ्त खाना ऑर्गेनाइज करते हैं लोगों के लिए। और ऐसे ही अगर बात करें डिजास्टर रिलीफ की, तो विजय ने नेचुरल डिजास्टर के वक्त यहाँ पर हमेशा आगे बढ़कर मदद की है। फिर चाहे वो गजा साइक्लोन हो या फिर चेन्नई के फ्लड्स, उनकी टीम ने ग्राउंड पर जाकर रिलीफ मटेरियल जैसे कि फूड, मेडिसिन, ब्लैंकेट सब डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और भी बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। तो देखो, यहाँ पर कई सारे काम तो किए हैं उन्होंने, इसीलिए यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर उनका वो स्टारडम हमें देखने को मिलता है जो कि किसी भी अदर स्टार का किसी अदर स्टेट में नहीं मिलता। तो अब कंक्लूजन यही है कि विजय ने 2013 के बाद इंटरव्यूज देना ऐसे ही कम नहीं कर दिया, क्योंकि इंटरव्यूज से ही तो यहाँ पर चिंगारियां निकलती है कंट्रोवर्सीज की, और वो उनमें नहीं पड़ना चाहते थे फालतू में। और ना ही उसके बाद वो किसी एड कमर्शियल में नजर आए। कोई भी ऐसी चीज जो उनकी स्टारडम को थोड़ा भी नुकसान पहुंचाए, उनकी इमेज को थोड़ा भी नुकसान पहुंचाए, उससे वो दूर ही रहते हैं। ओके, तो अब इस वीडियो से तुमने क्या सीखा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर परफेक्ट प्लानिंग हो तो एक दिन तुम भी सीएम बन सकते हो। ओके, तो ये था मेरा ओवरऑल पर्सपेक्टिव थलापति विजय की पॉलिटिकल विनिंग के ऊपर। अब अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।